अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आम इंतखाबात में धांधली के शोर, मैंडेट चोर और ईवान नामुकम्मल होने के नारों के बीचों बीच हुकूमत साजी हतमी मरहले में अब दाखिल हो चुकी है। कल की तरह आज भी कौमी असम्बली का इजलास बड़ा हंगामा खेज रहा, लेकिन तमाम सियासी तल्खियाँ हमने देखी ये भी अरूज पर थी। वहीं आज बहुत हमें कुछ जगह पर कुछ जो सियासतदान थे उनकी बातों से जमहूरी रवैया भी हमें देखने को मिला। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हमें एहतजाजी मूड में नजर आए। स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया कि इस वक्त हाउस में 23 मेंबरान कम हैं, जब तक ईवान नामुकम्मल है तब तक स्पीकर का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने ईवान की कार्रवाई को जारी रखा। पोलिंग हुई तो मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादी के 199 वोट लेकर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक आमिर डोगर को 91 वोट मिले। अयाज सादी के भाई कहने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने माइक संभाला और ईवान पर मैंडेट का इल्जाम लगाया और कहा कि अगर फेयर इलेक्शन होते तो आज मेरे 91 नहीं 225 वोट होते। क्या कहा उन्होंने, देखिए। 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ और आप जानते हैं, आपकी क़यादत जानती है कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया और 80 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गई। इस मुल्क में मैटर वो करता है, वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। आमिर डोगर ने कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास को ताज़ियती इजलास का नाम दिया। सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसे ही इंतखाबात में धांधली का शोर उठता रहा तो क्या ईवान की कार्रवाई और हुकूमत चल पाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें दिए बगैर ईवान की कार्रवाई चलाने पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ हुकूमत साजी का जो खेल है ये बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। 3 मार्च को इतवार वाले दिन वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है। इससे पहले सियासी जमातें अपनी नंबर गेम पूरी कर रही हैं, कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और MQM को एक साथ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल करने पर नून लीग को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि MQM नून लीग के वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सदर और चेयरमैन सेनेट के लिए वोट देने पर राजी नहीं है। इस तनाजुर में मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान एक मुआहिदा भी हो गया है, जिसमें दोनों जमातों ने आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम पर एग्री भी कर लिया है। मुआहिदे के मुताबिक वफाक की तरफ से सूबों को दिए जाने वाले जो फंड्स हैं अब लोकल गवर्नमेंट्स को दिए जाएंगे। ये वो नुकता है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतराज़ है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि 18वीं आईनी तरमीम से छेड़छाड़ सूबों के हक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। अब सवाल यह है कि MQM और पीपल्स पार्टी को हुकूमत में इकट्ठे लेकर चलना ये नून लीग के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, नून लीग का कितना मुश्किल होगा नून लीग के लिए। सवाल उठ रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत बन तो जाएगी लेकिन चल भी पाएगी क्या, क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, दूसरी तरफ नून लीग के साबका इत्तेहादी मौलाना साहब ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। ये तासुर बड़ा मजबूत है कि मुश्किल वक्त आने पर पीपल्स पार्टी एक बार फिर नून लीग के साथ हाथ भी कर सकती है। सवाल यह है कि सूरत हाल से निपटने के लिए मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रैटेजी होगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, बिलाखिर मैंडेट चोर, घड़ी चोर, इन नारों की गूंज में, इन नारों के शोर के साथ कल अरकान असम्बली ने हलफ भी उठा लिया। आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया। जो मनाजिर हमने कल देखे असम्बली में, जो हमने मनाजिर आज देखे, हुल्लड़बाजी, शोर शराबा, क्या मामलात ईवान कैसे चल पाएंगे खुर्रम साहब? जी, अल्लाह का करम है, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इसी फाशिस्ट जत्थे के सामने जब ये इस्लामाबाद में धरना लेकर आए थे तो हमने इनका मुकाबला किया था। फिर ये 2016 में दोबारा हमलावर हुए थे, हमने इनका मुकाबला किया था। तो अगर तो ये पार्लियामान के अंदर रहकर एहतजाज करते हैं तो इंशाअल्लाह जो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत बनने जा रही है वो अपना काम यकसुई से करेगी। ये शोर डालते रहें। ये कौन सा मैंडेट है जिसमें अगर आप वोटों की मजमूई तादाद पर गौर करें तो ये आज़ाद उम्मीदवारों की हमायत में अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, इसको 2018 के मुकाबले में 8 लाख वोट कम पड़े हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून को 5 लाख वोट ज्यादा पाकिस्तान के अवाम ने दिए हैं। तो लिहाजा अब ये बात वाजे है कि ठीक है, एक 30% अवाम ने एक जत्थे की हमायत का ऐलान किया है, लेकिन 70% वोटरों ने
किसी और जमात के हक में अपना वोट डाला है, और यही वो 70% के नुमाइंदा लोग हैं जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लिहाजा इनके पास मुकम्मल मैंडेट पाकिस्तान के अवाम का मौजूद है, और असल टेस्ट जो है वो हाउस में होने वाला एहतजाज नहीं है। असल टेस्ट जो आने वाले साल में होगा कि बात यह है खुर्रम दस्तगीर साहब, आपकी पार्टी के तो अपने लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि इस बार इलेक्शन में पिक एंड चूज किया गया है। जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि मेरे हल्के में इनकलाब आ जाता है, साथ वाले हल्के में इनकलाब नहीं आता है, जिसको नवाज शरीफ साहब सपोर्ट करते हैं, जहाँ जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट होती है उनको ज्यादा वोट पड़ जाते हैं, खुद उनको उतने वोट पड़ते नहीं है। इसको लेकर भी पार्टी में जाहिर आवाजें उठ रही हैं, इख्तलाफ भी है। मतलब यह है कि पिक एंड चूज तो हुआ है, कुछ लोगों को वो कहते हैं हराया गया, कुछ को जितवाया गया है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है कि आपके साथ भी यही पिक एंड चूज वाला मामला हुआ है खुर्रम साहब? जी, मेरी राय भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है अपने भाई से, लेकिन अब जबकि हुकूमत साजी होने जा रही है, जो इलेक्शन के मामलात हैं वो अब हमें पीछे रख कर इस गवर्नेंस पर तवज्जो देनी है। जो इलेक्शन के इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह हम अदालतों के सामने लेकर जाएंगे। हमारे पास सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। ये सारा केस जो है अदालतों में लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त तो कोई पार्लियामान में है या नहीं है, मुस्लिम लीग नून के हर कारकुन की कोशिश है और काविश है कि ये पंजाब में बनने वाली हुकूमत और वफाक में बनने वाली हुकूमत हर लिहाज से। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून बशमूल आप, बशमूल जावेद लतीफ साहब कुर्बानी का बकरा बनाया गया है पिक एंड चूज के चक्कर में? नहीं, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अब सबूत और शवाहिद मौजूद हैं जो हम अदालतों के पास लेकर जाएंगे इलेक्शन के कॉन्डक्ट के बारे में भी, और चूंकि हमें इलेक्शन के बाद भी यानी कई हफ्ते बाद भी सबूत शवाहिद अभी तक सामने आ रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पर हम जाएंगे कि उस हल्के में जो गुजरांवाला का हल्का है उसमें बेज़ाब्तगियां इतने बड़े पैमाने पर हुई हैं। बेज़ाब्तगियों का मामला नहीं खुर्रम दस्तगीर साहब, अब तो एमक्यूएम के रहनुमाओं की जो ऑडियो भी लीक सामने आई है जिसमें वो मैंडेट जाली होने की बात कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट 100% जाली है, हमें कहा जा रहा है। तो हमने कहा कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं कि 200% जिनका मैंडेट जाली है। हमारा इशारा उनकी तरफ था। अब एमक्यूएम कह रही है भाई राब्ता कमेटी ने फैसला करना है कि हमें उनके प्रेशर में कितना आना है या नहीं आना है। तो पार्टियां ये बात करने पर मजबूर हैं। वो पार्टियां जो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही हैं वो ही कह रहे हैं कि कुछ लोगों का तो 200% मैंडेट जाली है जिनके रिजल्ट अगले दिन आए, दूसरे दिन आए। मेरी सिर्फ आपके तवज्जुद से इस्तदा है नाजरीन से कि तमाम सियासी जमातें ये गुफ्तगू करेंगी। यकीन सिर्फ उस पर करना है जो अदालत में जाकर ये केस लड़ता है। देखिए, यहाँ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों ने दावा किया कि हमारी तो 200 नशिस्तें थी और हमें घटाई गई, लेकिन जो उनकी 110 नशिस्तों का जो फर्क वो अभी बता रहे हैं उसमें से सिर्फ 35 की पिटिशनें आई हैं, बाकी तो किसी ने पिटिशन ही नहीं की। और इसीलिए ये सब जो गुफ्तगू मैंडेट की कि किसका कितना है और किसका कैसे हुआ, उसी को संजीदगी से लिया जाएगा जो अदालत के सामने सबूत और शवाहिद के साथ जाएगा। बाकी सब बातें आपको मालूम है कि 2013 के इंतखाबात पर पूरा धरना हुआ, कभी 35 पंक्चर आ गए, कभी नकली बैलेट आ गए, लेकिन ये सारे सबूत जब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक कमीशन बना बकायदा 2013 के इंतखाबात को जांचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने वो जो कहते थे गाड़ियां भरकर हम सबूत लाएंगे, वो सारे कागज रद्दी कर दिए और कहा कि 2013 के इलेक्शन में किसी मुनज़्ज़म धांधली के सबूत नहीं मिले। तो लिहाजा हम सबके पास कागज हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या अपनी लीडर के कंसर्न्स पहुंचाए हैं कि ये इस बार हुआ क्या है? बड़े प्रोमिनेंट फेसेस बाहर हो गए हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, जावेद लतीफ हैं, आप हैं, बड़े अहम फेसेस बाहर हुए हैं। ये हुआ क्या है? अपने तहफ़्फ़ुज़ात कंसर्न्स जो हैं डिस्कस किए आप लोगों ने अपनी लीडरशिप से? जी, हमने पहुंचाए हैं, लेकिन ये सब कियास आराई, इसलिए मैं फिर दोहराऊंगा कि हमें कियास आराइयों से आगे बढ़कर सबूत और शवाहिद पर आना है। सिर्फ ये कह देना कि जी फॉर्म 45, फॉर्म 45, फॉर्म 47 ये काफी नहीं है। ये एजिटेशन के लिए तो अच्छा लगता है, ये इंतशार और खलफशार फैलाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अब जबकि हुकूमतें पंजाब की हुकूमत बन चुकी है, वफाक की अगले 2-3 दिन में बनने जा रही है, तो फोकस अब
इंतखाबात की बजाय हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत किस तरह पाकिस्तान की जमहूरियत और वफाक को हुकूमत की जो शक्ल है, जो स्ट्रक्चर है, हैयत है, वो जाहिर है पीडीएम की जो 16 महीनों की हुकूमत रही है उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। फ़र्क अगर कुछ है तो वो ये है कि कुछ पार्टीज़ जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप कह लें, वो जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम इसको कोई मजबूत हुकूमत नहीं कह सकते हैं, ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी। जब कानून साजी के मराहल आएंगे, जब आइनी तरमीम के मराहल आएंगे, तो जाहिर है आप समझते हैं कि हमें इस बार भी एक बार फिर मक़तदर हलकों की तरफ देखना होगा। जिस तरह माजी में इमरान खान ये बात कहते रहे हैं कि जब भी कोई ऐसे मराहल आते थे, जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इत्तेहादियों से बात करती थी, उनकी हमें मिन्नतें करनी पड़ती थी कि उनको मनाएं और लेकर आएँ। तो आप समझते हैं कि ऐसी कमज़ोर हुकूमत के होते हुए एक बार फिर से आइन साजी, कानून साजी के मराहल तय करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ेगा? जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये भी याद रखना है कि 2008 के इंतखाबात के नतीजे में भी एक कमज़ोर हुकूमत बनी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त कुल 125 नशिस्तें थी, और लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कानून साजी जो आइन बनने के बाद जो 18वीं आइनी तरमीम है वो उसी पार्लियामेंट ने की। नेशनल फाइनेंस कमीशन उसी पार्लियामेंट के जरिए जो है वो मौसर हुआ। तो लिहाजा कमज़ोर मेजॉरिटीज़ जो हैं वो कोई रुकावट नहीं बनती अगर हुकूमत यकसू हो। और जिस तरह उस वक्त भी 18वीं तरमीम के मामले में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक तवील प्रोसेस किया था ताकि जो जब ये तरामीम ऐवान के सामने आए तो वहाँ उस तरह की जो है वो ले दे ना हो, और उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। इसी तरह एक और मिसाल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी है, जो 2017 का इलेक्शंस एक्ट है, उसके ऊपर भी 3 साल गुफ्तगू हुई और उसके नतीजे में फिर वो यूनानिमसली पार्लियामेंट से पास हुआ। तो हुकूमतें अगर यकसुई से अपना काम करें तो फिर इसका मतलब जाहिर है वजह तो फिर ये कमजोर इत्तेहादी हुकूमत, फिर इत्तेहादी हुकूमत की मजबूरियां, आप कोई अपनी मर्जी से फैसले कर नहीं सकते, बोल्ड स्टेप्स आप ले नहीं सकते, इत्तेहादी नाराज हो जाए, रूठना मनाना, ये सारा सिलसिला, यही तो मजबूरी थी जिस वजह से नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनने से उन्होंने इनकार किया। ये आप इसे देखिए, ये सियासत में जब आपको मुख्तलिफ हकाइक का सामना करना होता है तो फिर उसकी बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने एक फैसला किया है, शहबाज शरीफ को 16 माह की हुकूमत में कुछ तजर्बा उनको मौजूद है एलाइज को साथ लेकर चलने का, मुशावरत करने का, तो उसी से फ़ायदा उठाते हुए ये तवक्को है कि आइंदा 1 साल से 15 महीने में जो पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम देना है वो ये हुकूमत देगी। और मेरी ये तवक्को है, ये मैं अपनी ज़ाती राय का इजहार कर रहा हूँ कि जब इंशाअल्लाह पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो जाएगा आने वाले महीनों में, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी। क्योंकि अभी तो वो सिर्फ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीठा मीठा खाना चाहती है, पकी पकाई खीर खाना चाहती है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो सिर्फ गलबे में हिस्सा लेना चाहते हैं, मलबे से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मलबे से बच गए और तामीर शुरू कर दी तो फिर गलबे में वो हमारे हिस्सेदार होंगे। लेकिन मुश्किल फैसले जो भी मराहिल हो, मुशावरत में तो शामिल होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या? जी बिल्कुल होंगे, और उनको भी अंदाजा है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल किस कदर इस वक्त मुश्किल और चैलेंजिंग है कि हमें फौरी तौर पर IMF के प्रोग्राम में जाना है, उसकी जो शराइत है उनको पूरा करना है। तो ये बात जो PDM की हुकूमत अगस्त में जिसने अपनी मुद्दत मुकम्मल की थी, ये उस वक्त भी सबको मालूम थी, और अब तो ज्यादा संगीनी से हालात का हमें सामना है। तो ये भी हमें एक तवक्को है और हमारी कोशिश भी होगी कि ये सब इश्यूज जो पाकिस्तान की बेहतरी के मुताल्लिक हैं उनको खुलकर और हकीकत का सामना करते हुए अपने इत्तेहादियों से हम शेयर करेंगे और उनसे मदद की। सही। खुर्रम साहब, मौलाना साहब से इस बात मामलात बनते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? ऑल्दो मुलाकात भी हो चुकी नवाज शरीफ साहब से, बड़े सख्त स्टैंड पर खड़े हैं इस वक्त इस बार मौलाना साहब, इवन कि वो तो ये मजबूर हो गए कहने पर कि ये असम्बली मुद्दत पूरी नहीं करेगी, वो तो एहतजाज की बातें कर रहे हैं, ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं। तो अब की बार क्या हुआ कि मौलाना को मना ही नहीं सके आप लोग अभी तक?
जी, मौलाना को बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिनसे शिकायत है मौलाना उन्हीं के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। उनको खैबर पख्तूनख्वा में ये शिकायत है कि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं या आजकल की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके हक में धांधली की गई है, और जिससे फिर मौलाना की जो खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी बेस थी उसमें कमी की गई है। लेकिन वो मुझे ये भी एक ज़रूर हम कोशिश जारी रखे हुए हैं कि मौलाना को हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए, और उनका जो तजर्बा है और उनकी जो मौलाना क्या सदर बनना चाहते थे, बन सके, उनकी ख्वाहिशात पर सरदारी साहब ने जो है वो पानी फेर दिया, मलिया मेट कर दिया उनकी ख्वाहिशात को, इसलिए नाराज है मौलाना साहब? तस्दीक नहीं कर सकता, वो ये तो उसकी तवजीह बेहतर तो वही दे सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। लेकिन हर सियासी जमात के सरबराह की ख्वाहिश है कि जो बनने वाली हुकूमत है उसके अंदर उनका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हो। तो अगर उन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया है तो, लेकिन मुझे अभी भी एक बाहमी एहतराम का और एक दूसरे के साथ चलने का जो ख्वाहिश है वो मौजूद है। तो आज नहीं तो कल मेरी तवक्को है कि मौलाना इंशाअल्लाह। खुर्रम साहब, एमक्यूएम और नून लीग का जो आईनी तरमीम का वो तो मुआहदा हो गया, क्या वजारतों के मामलात भी तय पा गए हैं? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या रुकावट बन रही है कि एमक्यूएम का जो है वो गवर्नरशिप नहीं आना चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है नून लीग को मिलनी है गवर्नरशिप, तो क्या ये अब आप लोगों की सवाबदीद होगी कि आप लोग चाहें तो ये गवर्नरशिप दे दें, एमक्यूएम को दे देंगे आप लोग? हो सकता है? जी बिल्कुल दे सकते हैं, और एमक्यूएम अगरचे इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन उनके जो सारे मामलात हैं वो सिंध के शहरी इलाकों से है, जिससे बिलाशुबा सिंध की जो मुंतखब हुकूमत है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। तो लिहाजा ये एक कशमकश 3 तरफा है कि जहां एमक्यूएम मुस्लिम नून की इत्तेहादी है, लेकिन उनके सारे इशूज जो हैं उस तकोन के जो तीसरा कोना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसके साथ है। तो बार बार यही इशू हमारे सामने आता है। ये हमने 2022 में भी इसको ऐसा तरीके से हल किया था और इंशाल्लाह अब भी करेंगे। तो गवर्नरशिप हमको दे रहे हैं? जी नहीं, ये अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन आपको मालूम है कि आज भी मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात जारी रहेंगे जब तक काबीना की तशकील। खुर्रम साहब, मरीम नवाज साहिबा तारीख में पहली बार खातून वज़ीर आला यहाँ पर बनी है, कोई भी खातून। बड़ी अच्छी उन्होंने पंजाब असम्बली में खड़े होकर बात की थी कि जो इंतकाम की सियासत है वो हम नहीं करेंगे। तो क्या फिर ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो जिनके सियासतदानों पर जो मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, वो उनको ख़त्म करेंगी, ये इनिशिएटिव लेंगी? उनको लेना चाहिए कि जो सियासी कैदी हैं उनकी तो रिहाई के वो उसके लिए कुछ करें, रिहाई के उनको ऑर्डर्स दें। जी बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि जो लोग तो 9 मई की मनसूबाबंदी, मुआवनत और उसको करने में शामिल थे, मर्द व ख़वातीन, उन पर कानून का सख्ती से इतलाक़ होगा। लेकिन अगर किसी मर्द व ख़वातीन के ऊपर शवाहिद नहीं है 9 मई में हिस्सा लेने के किसी भी तरह, उनको इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। और हमने देखा है 2008 से 18 भी जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो एक भी सियासी कैदी नहीं था और बड़ी एक रवादारी का माहौल था। तो वही हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये जो लोगों के ऊपर, अपने मुखालफिन के ऊपर 20-20 किलो हेरोइन डालकर उन्हें सजाए मौत की कोठरियों में डाल देना, ये तरीके तो जिस तरीके से सहाफियों को भी जकड़ा जा रहा है, सहाफी जो पकड़े हुए हैं उनको भी तो फिर रिहाई मिलनी चाहिए। जी जरूर छोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे सामने चूंकि एक हालिया दिनों में बड़े हसास मामलात में प्रोपेगेंडा हुआ है, तो ये अब हम सब के लिए एक जिम्मेदारी का लम्हा है कि हम अगर तनकीद कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, जमहूरी हक है, लेकिन जहां हसास दीनी मामलात आ जाएं उनको बाहर रखना चाहिए। तो यहाँ एक बड़ी मुश्किल लाइन है जिस पर हमें चलना है कि इज़हार राय की आज़ादी भी हो, लेकिन जिस तरह आइन के आर्टिकल, जो इज़हार राय का आर्टिकल है उसके अंदर लिखा है कि आप दीन के मामले में और अफवाज पाकिस्तान के मामले में और जुडिशरी के मामले में उस तरह बात नहीं कर सकते। उसका जो है हमें बहरहाल वो जो
लगा हुआ है इज़हार राय की आज़ादी के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ईवान में हल्फ उठाने जा रही है, हल्फ उठा रही है वज़ीर आज़म के लिए, वोट भी उन्होंने लेना है, तो दूसरी तरफ इंतखाबी धांधली को लेकर वो कल सड़कों पर एहतजाज भी करने जा रहे हैं। बड़ी कन्फ्यूज सी पॉलिसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफाहमत या मज़ाहमत में से किसी एक रास्ते को क्यों नहीं चुन रही है। जिस असम्बली को जाली कहा जा रहा है, इसमें हल्फ भी उठाए जा रहे हैं। एक तासुर ये भी है कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में PTI शायद अपना रोल डिफ़ाइन नहीं कर पा रही है कि इन्हें मफाहमत की सियासत करनी है, पार्लियामेंट में रहकर अपने मामलात को देखना है, या मज़ाहमत के बयानिए पर डट जाना है। आम इंतखाबात के बाद 3 सूबों यानी सिंध, पंजाब और KP में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है और अगले 2-3 रोज़ में विफाक में भी हुकूमत बन जाएगी। एक एतराज़ ये भी है कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के नाम पर आज़ाद उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा वोट तो मिले, सबसे ज़्यादा सीटें मिली, फिर भी अवामी मकबूलियत के बावजूद PTI इक़्तिदार हासिल नहीं कर पाई है। PTI के हिस्से में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आई है। अगर PTI चाहती तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर विफाक में हुकूमत साजी कर सकती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया और सारा पीपल्स पार्टी ने बाद में अपना जो सारा सियासी वज़न था वो मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाल दिया। अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो PDM 2 तर्ज की हुकूमत बनेगी, ये ज़ाहिर माजी से कोई मुख्तलिफ नहीं होगी। दूसरी तरफ PTI का दावा है कि इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ है, हमारी 90 सीटें छीन कर बाकी सियासी जमातों को दी गई हैं। अब सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, फिर भी PTI के हारने वाले लोग इंतखाबी उज़रदारियों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। दावा आप 90 सीटों पर धांधली का कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो दरखास्तें गई हैं वो सिर्फ 25 से 30 दरखास्तें गई हैं। अब ये क्यों, ऐसा क्यों है? सियासी माहिरीन का तो ये मानना है कि तमाम सूरत हाल सिर्फ इस वजह से है कि PTI की जो कोर कमेटी है ये एक पेज पर नहीं है, क़यादत का फुकदान है, जिसकी वजह से PTI के कई सियासी फैसले ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। जो भी जेल में इमरान खान से जो भी वकील इनकी पार्टी का मिलकर आता है, बाहर आकर हर एक का मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, दूसरा आता है बाहर वो कहते हैं इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, सबका अपना अपना मौक़िफ़ है। ऐसे में ज़ाहिर है PTI का जो सपोर्टर है, जो इंतज़ार कर रहा होता है कि इमरान खान का जेल से क्या मैसेज आएगा, वो भी कन्फ्यूज़ होकर रह जाता है। कि PTI पंजाब हो या विफाक एहतजाजी सियासत तो अब कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि इनकी आइंदा की स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होगी। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करें सेनेटर हमायूं अहमद साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर हमायूं अहमद साहब आपका। हमायूं साहब, कल आप लोग सड़कों पर एहतजाज भी करने जा रहे हैं, क्या फ़ायदा अब इस एहतजाज का? ज़ाहिर है अब जो मामला है, फोरम तो है इलेक्शन कमीशन, जहां दरखास्तें भी आप लोगों ने दे दी हैं जिनको है कि उनके खिलाफ धांधली हुई है। मसला ये है कि 90 से 100 सीटों पर आप लोग कह रहे हैं धांधली हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो मामलात पहुंचे हैं वो सिर्फ 25 से 30 पहुंचे हैं। तो समझ में नहीं आ रही कि पार्लियामेंट में रहकर मामलात को आपने निपटाना है, कल सड़कों पर एहतजाज भी करने जा रहे हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये थोड़ा सा ये है कि जितना हम लोगों ने कहा है, जिन लोगों ने अपने फॉर्म 45 के तहत कहा है, मेरे ख्याल में उन सबको इलेक्शन कमीशन में जरूर जाना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए या ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। अगर तो फॉर्म 49 आ गया है तो फिर ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत होगी, फिर इलेक्शन कमीशन में आप नहीं जा सकते, फिर डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास कितने आए हैं, ट्रिब्यूनल में कितने गए हैं, आपने टोटल ये चेक करना होगा, ठीक है? उस बेसिस पे आपका ये डिवाइड होता है। तो अगर आप खाली इलेक्शन कमीशन के देख रहे हैं, हो सकते हैं वो 25-30 हो। अगर आप ट्रिब्यूनल के देख रहे हैं तो हो सकता है 40-50 वहां पे भी हो। तो ओवरऑल जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कोई 80-90 के करीब है। तो ये मैं एक क्लैरिफिकेशन। नंबर 2, अगर हम लोग किसी बाउसूल लोगों के साथ डील कर रहे होते तो फिर हम एक स्ट्रेटजी बनाते, लेकिन हमें कि हम बड़े बेउसूल लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ा हुआ है। ये वो बेउसूल लोग हैं
कि जो आपके सामने कहते हैं कि अगर ये कर लो तो हम भी ये कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ये पक्के वो मुनाफिकीन वाली बात है कि आपको एक तरफ हो रहे वो तुम कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है, अगला बंदा आगे जाता है तो पीछे से बंदे ही गायब होते हैं। ये उस किस्म के लोग हैं। तो जब वो कहते हैं ना वंस बिटन ट्वाइस शाय, तो अब हमने इनको थोड़ा सा समझ लिया है। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको हम 3 prong अटैक करेंगे। नंबर 1, हम असेंबलियों के अंदर बैठ के अपने हक के बारे में और अपने जो हमारी अवाम है उसके बारे में हम इनसे कहेंगे कि अवाम का मैंडेट वापस करो। नंबर 2, हम ये ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन कमीशन, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन इस काबिल है या उसकी ये माइंडसेट है कि वो इंसाफ करेगा। तो लेकिन फोरम तो वही है ना, उसके बाद आपकी कोर्ट्स है, वहां जाएंगे। असेंबली में तो सिर्फ नारेबाजी कर सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, जो कल से हम देख रहे हैं, कल से जो शोर मचा हुआ है असेंबली में तो यही हो सकता है। लेकिन जो इंसाफ मिलना है आप लोगों को, या जो आप कहते हैं कि आपकी जो सीट्स हैं वो आप लोगों को वापस मिल जाए, वो तो 2 ही फोरम है, इलेक्शन कमीशन है या आपकी कोर्ट्स है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। होता ये है कि असेंबलीज में भी हम होंगे, हम कोर्ट्स बेसिकली वहां से ही जाएंगे, और तीसरी चीज होगी कि वो साइमल्टेनियसली स्ट्रीट का जो एक होता है ना कि हम उन सब लोगों को कहेंगे कि बाहर निकलो, पुरअमन एहतजाज करो और अपने हक जो जिन लोगों को आपने वोट दिया है उनके बारे में बात करो। ये ना हो कि वोट हमने एक्स को दिया है और वोट निकल आए है वाई के उसमें। ये एब्राकडाब्रा वाला जो बात है ना कि डब्बे एक में जाता है वोट, निकल दूसरे डब्बे से आता है, ये काम नहीं होना। तो आपके कल के एहतजाज में मौलाना साहब कोई शामिल होने जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, वहाँ भी लग रहा है कि कुछ मामलात में नरमी हमें नज़र आ रही है। दूसरी तरफ वो एक तरफ कह रहे हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे, वो एहतजाज भी करना चाह रहे हैं, धांधली की आवाज़ भी उठा रहे हैं, मैंडेट चोरी के नारे भी लगा रहे हैं। तो सही स्ट्रीट पावर तो मौलाना साहब के पास है, तो वो आपके एहतजाज में साथ देंगे? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बड़ा स्ट्रीट पावर किसी के पास नहीं है, याद रखना। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास पूरे पाकिस्तान में स्ट्रीट पावर है, हर जगह पे है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमने मौलाना साहब से किसी चीज के लिए वो इत्तेहाद नहीं किया, हम एक पॉइंट एजेंडा है। हालांकि मौलाना साहब का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से गिला है, लेकिन हम कहते हैं ये बेसिक फंडामेंटल इशू है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, वो है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब एक और चीज बताएं, जो कल से हम असेंबली में माहौल देख रहे हैं, असेंबली चलने देनी है नहीं चलने देनी है, कोई मुफाहमत से बात करनी है, बस ऐसे ही हुल्लड़बाजी, यही हम लोग देखते रहेंगे असेंबली में? क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है? कोई चलने देनी है असेंबली के नहीं? देखिए इस तरह है, अगर तो कोई ऐसी बातें होती हैं जो इस मुल्क के मफाद की होती हैं, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली वी विल सपोर्ट दैट थिंग, ये हमारा हमेशा से था। लेकिन अगर हम लोग आप हमें ये एक्सपेक्ट करें कि ये लोग सारे अपने उसके लिए करें, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना। मैंडेट का और मैंडेट ना होने का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब में भी प्रोविंशियल असेंबली के जब इलेक्शंस हो रहे थे तो आपने देखा कि वहां पे कितनी पुलिस डिप्लॉयड थी, हेवीली डिप्लॉयड थी। वजह क्या है? मैंडेट नहीं है जमीन पे। केपी में भी आपने देखा है कि असेंबली के जब हो रहे थे वहां पे हजारों लोग थे, पुलिस नहीं थी। क्यों? मैंडेट नीचे है, ग्राउंड पर है। ये फर्क होता है। तो जब हम इस किस्म के लोगों के साथ जाएंगे जिनका कोई मैंडेट नहीं है, जो बेसिकली अपनी चोरियों को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो आते साथ ही अपने केसेस खत्म करते, जो आते साथ ही वो लॉज बनाते, जो उनको रिलीफ देते, तो हम उन लॉज के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। सही, ठीक है। हम चाहते हैं असल चीज है, पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब बेसिक जो बीमारी है, जो सिम्टम्स नहीं, जो बीमारी है उसको ट्रीट ना कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं अहमद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आम इंतखाबात में धांधली का शोर अब मुल्की हुदूद से निकलकर अमेरिका तक पहुंच गया है। 30 अमेरिकी कांग्रेस अरकान ने ये बाइडन इंतजामिया को एक खत लिखा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन पर धांधली के इल्जामात की तहकीकात तक नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। खत में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और बुनियादी आज़ादियों पर लगी पाबंदियों पर भी तशवीश का इजहार करते हुए ये मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तानी हुक्काम पर सियासी अफराद को रिहा करने के लिए दबाव डाला जाए, जोर डाला जाए। अब सवाल ये है कि कांग्रेस अरकान के खत से इंतखाबात की जो क्रेडिबिलिटी है, इसको नुकसान पहुंचने का कितना खदशा है, पाकिस्तान को इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है भी या नहीं। इलेक्शन तो पाकिस्तान का क्योंकि अंदरूनी मामला है, क्या अमेरिका इस हवाले से कुछ कर सकता है या करना चाहिए? क्या अमेरिका के पास ऐसी कोई अथॉरिटी है कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट कर सके, प्रेशराइज कर सके? सियासी मुखालिफिन का मानना है कि पीटीआई इलेक्शन को मतनाज़ बनाने के लिए इंटरनेशनल सतह पर अब लॉबिंग कर रही है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि मुल्क की सियासी मामलात को इंटरनेशनल सतह पर उठाना क्या ये ठीक सियासी रवैया है? ऐसे रवैयों की तो इमरान खान माजी में मजम्मत करते रहे हैं। इसी तरह इमरान खान की तरफ से IMF को लिखे गए खत की वजह से मईशत को धचका लगने का भी खदशा है। अब कहा जा रहा है कि महंगे तरीन इंतखाबात के बाद मुआशी एजेंडे पर मिल बैठने की बजाय सियासी जमातें पोलराइजेशन और एजिटेशन की सियासत को क्यों परवान चढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी, जोड़ तोड़ की सियासत अब अपने आखिरी मराहिल में है। आज नई पार्लियामान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। अब लेकिन सबसे ज़्यादा आज ईवान में जिस चीज़ को कल भी नोट किया गया, आज भी नोट किया गया, एक सियासी तल्ख माहौल है, तलखी है। कल की तरह आज भी ईवान में मैंडेट चोर, घड़ी चोर के नारे लगते रहे। सवाल ये है कि ये जो इतना तल्ख सियासी माहौल बन गया है, ऐसे हुकूमत चल पाएगी, ऐसे मामलात चल पाएंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन में बैठे लोगों का जो काम है वो तनकीद करना होता है, लेकिन ऐसे सिर्फ तनकीदबाजी, सिर्फ तनकीद हो, हुल्लड़बाजी हो, क्या ऐवान में इस तरह मामलात चलाए जा सकते हैं? अगर ऐसे ही सब ये चलता रहा, 5 साल ऐसे ही क्या चलना है मामला, तो आवाम की नुमाइंदगी के जो सही एक हक है, उनके मसाइल के लिए आवाज़ है, वो हक किसने अदा करना है, वो आवाज़ किसने फिर उठानी है? मैं बात करूँगी मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, इस पर तो मैं आपसे बात करती हूँ। अब कराची से आप हैं तो मैंने कहा आपके शहर का मैं हाल पूछूं। आज से बारिशों का एक नया स्पेल जो शुरू हुआ है, खबरें आ भी रही है, हम देख भी रहे हैं कि कराची का बड़ा बुरा हाल है हमेशा की तरह। आप तो वहाँ बैठे हैं, बेहतर बता सकते हैं। जी शुक्रिया शादिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और कराची में जो बुरा हाल है वो तो है, क्योंकि कराची में नलकों में पानी आता नहीं और घरों से पानी जाता नहीं जब बारिश आ जाए। तो यहाँ पानी से ज्यादा लोगों को बारिश का खौफ होता है कि बारिश आएगी कि उसका तबाही आएगी। और बहुत से जो पॉश इलाके ही हैं उसमें भी आप सोचें कि अभी जैसे DHA के इलाके हैं जिसमें अरबों रुपए के ड्रेनेज प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, और उसके बाद आज कोई भी DHA का ऐसा फेज नहीं है जहां पानी खड़ा हुआ ना नजर आया हो। मज़हर अब्बास साहब, जैसे मैंने कहा कि अब इंतखाबात में धांधली का जो शोर है, इस पर आवाज़ है, पाकिस्तान से निकलकर अमेरिका चली गई है। खान साहब ने, इमरान खान ने तो ख़त लिखा सो लिखा। अब वहाँ के जो कांग्रेस अरकान है वो अपनी इंतज़ामिया को कह रहे हैं, प्रेसिडेंट बाइडन को उन्होंने ख़त लिखा है कि जो वहाँ पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत है उसको तब तक तस्लीम ना किया जाए जब तक वहाँ पर साफ शफाफ तरीके से जो मैंडेट चोरी के इल्ज़ाम इसकी तहकीकात ना हो जाए। क्या ये इतना राइट है अमेरिका को? हमें राइट देना चाहिए? तो पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। देखिए कांग्रेस में खड़े होकर कोई बात करना उसकी और बात होती है। जाहिर है माजी में भी ये चीजें होती रही हैं कि हम लॉबिंग करते हैं, इंटरनेशनल लॉबिंग करते हैं। जाहिर है अमेरिका का एक दबाव आप होता है, लेकिन क्या कांग्रेस के अरकान का बाइडेन को खत लिखने से बाइडेन गवर्नमेंट कोई रोल प्ले करेगी? बाइडेन साहब का तो अपना मसला फंसा हुआ है कि वो ट्रम्प को कैसे हराए। वो अगला जो टेन्योर है वो ट्रम्प का टेन्योर है। और मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब को या PTI को कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है, तो उसके लिए तो उनकी ख्वाहिश होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प वापस आ जाए। लेकिन एक बात है, जोरों शोर से शदोमत से एक चीज रजिस्टर्ड हुई है, धांधली का शोर पाकिस्तान के अलावा बाहर। काश यही कांग्रेसमैन गाजा के हवाले से भी इसी तरह की आवाज बुलंद करते हैं। उसमें वहाँ सारे ह्यूमन राइट्स धरे के धरे रह जाते हैं, वहाँ सारे पॉलिटिकल राइट्स धरे के धरे रह जाते हैं। तो उसका तो वो नहीं है, लेकिन ये बात अपनी जगह बहुत। अभी शहबाज शरीफ साहब अगर कल
जो अब इतवार को वजीर आजम ज़्यादा इम्कान इसी का है कि वो वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे, तो अपनी पहली तकरीर में उनको चाहिए कि पॉलिटिकल राइट्स की बात करें। उन्हें चाहिए जो ख़ास तौर पे जो सियासी जो ख़वातीन पॉलिटिकल PTI की ख़वातीन हैं या दीगर जो सियासी कैदी हैं, उनके सिलसिले में अगर कोई वो रिलीफ का ऐलान करेंगे, पंजाब में मरियम नवाज को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, अच्छा मैसेज देना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने तो उस वक्त भी ये बात की थी कि मरियम नवाज साहिबा अगर दो अच्छे अल्फाज डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए बोल देती हैं तो ये ऑप्टिक्स होते हैं जो बड़ा मैटर करते हैं। अब जो PTI कल एहतजाज करने जा रही है, क्या ये दुरुस्त रवैया है? देखिए शादिया, दोनों सियासी जमात दोनों जगह लड़ाई लड़ती हैं और ये कोई PTI कोई जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सारी जमातें पार्लियामेंट के अंदर, PTI की जो गलती हुई थी पिछली मरतबा वो यही हुई थी कि वो पार्लियामेंट से बाहर निकल आए थे, वरना पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज होता है, पार्लियामेंट से बाहर भी एहतजाज होता है। मौलाना साहब का आपको वजन किस पलड़े में जाता हुआ नजर आ रहा है? वो मुलाकातें नवाज शरीफ साहब से भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, PTI के साथ एहतजाज की भी बात कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन लग रही है मौलाना साहब की सफ़ों में? जहां उनके मामलात सेट हो जाएंगे वहां वो चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो पाकिस्तान की तारीख है ये हुजूम के हाथों कत्ल होने वालों से भरी पड़ी है। कहीं सियालकोट में एक मैनेजर को मजहब के नाम पर मार दिया जाता है, तो कहीं हुजूम जो है वो योहानाबाद में 2 लोगों को जिंदा भी जला देते हैं, और कहीं गोजरा में बस्तियों को ही आग लगा दी जाती है जिसमें 8 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। ऐसे तमाम वाक़यात में पुलिस मौजूद थी, लेकिन फ़र्क था वो हुजूम के आगे उसी तरह बेबस थी जैसे हुजूम के हाथों शिकार बनने वाला शख्स बेबस होता है। हर शख्स जानता है कि हुजूम एक बला की तरह आता है और बिना सोचे समझे तबाही फैलाकर चला जाता है। ऐसा ही एक हुजूम इचरा की मार्केट में इकट्ठा हुआ जिसने ना सोचा कि तौहीन मज़हब का वाक़या हुआ है नहीं हुआ है, उन्होंने नहीं सोचा कि अरबी ज़बान में लिखा क्या हुआ है, उन्होंने नहीं सोचा कि खातून है और डरी हुई है। हुजूम ने यह भी नहीं सोचा कि माजी में तौहीन मज़हब के नाम पर जलाओ घेराव करने वाले जेलों में आज हैं। ऐसे में पुलिस अपना फ़र्ज़ निभाने आई, मगर माजी की मिसालें बताती हैं कि ये फ़र्ज़ आसानी से निभाया नहीं जा सका। कई मरतबा तो मुलज़मान को पुलिस की मौजूदगी में भी जलाया गया। फिर अचानक गुलबर्ग की बहादुर ASP सैयदा शहरबानो नकवी एक्शन में नज़र आती हैं। वो वहाँ पहुँचती हैं। उन्होंने सैकड़ों अफराद के मुश्ताइल हुजूम में खड़े होकर जो किरदार अदा किया, जो अपना एक रोल प्ले किया, वो यकीनन याद रखा जाएगा। शहरबानो नकवी ने न सिर्फ हुजूम से मुज़ाकरात किए, बल्कि वो जो डरी हुई सहमी हुई खातून थी उसको हुजूम से बाहिफाजत निकालने में वो कामयाब भी हुई। ASP शहरबानो नकवी की जुर्रत और बहादुरी पर पूरी कौम इनकी मशकूर है, क्योंकि उन्होंने एक खातून की जान ही नहीं बचाई बल्कि पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है उसको भी दागदार होने से बचाया है जो माजी में होता रहा है। उन्होंने तशद्दुद का रास्ता रोक कर दुनिया में पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उजागर किया है और मुआशरे में उम्मीद की एक नई किरण भी पैदा की है। नाजरीन, मैं यहाँ पर यह भी बताऊँ कि पंजाब पुलिस की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को सिफारिशात भेजी जा रही हैं कि शहरबानो नकवी को बेमिसाल बहादुरी पर कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल दिया जाए। आर्मी चीफ ने भी शहरबानो नकवी से मुलाकात करके उनकी पेशावराना महारत को सराहा है। सिर्फ यही नहीं, शहरबानो नकवी की बहादुरी के एतराफ़ में सऊदी सफ़ीर ने उन्हें शाही मेहमान की हैसियत से अहले खाना समेत हज की दावत दी है, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है किसी एजाज़ से कम नहीं है। ये वाक़या इचरा में पेश कैसे आया, वहाँ हुआ क्या, अब तक इस केस में क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसी पर मैं बात करूँगी। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ ASP शहरबानो नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एप्रिसिएशन पूरी कौम आपको दे रही है, हम भी आपको एप्रिसिएशन दे रहे हैं कि आपने बड़ा जुर्रतमंदाना एक उस वक्त एक्ट किया। जो एक मॉब होता है, हम जब वाक़यात देखते हैं, यकीनन मॉब को इंगेज करना, संभालना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। ज़रा आप बताएंगी जब आप गई थी वहाँ पर क्या हो रहा था, क्या कैफियत थी स्पेशली उस खातून की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली जिस तरह ये बात रीइटरेट भी हुई है कि 1:30 के करीब 15 की कॉल चलती है जिधर पता चलता है कि एक खातून है जिनको मॉब ने घेर लिया है
और अपेरेंटली उन्होंने कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए हैं नाउज़ुबिल्लाह जिनके ऊपर कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं, उनसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। 3 कैटेगरीज़ की जो कॉल्स होती हैं उनको पुलिस बहुत सीरियसली लेती है एज़ फार एज़ 15 कॉल्स आर कंसर्न। एक तो हमारा वैसे भी रिस्पॉन्स टाइम कम है एंड इट्स ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। डॉल्फिन रिस्पॉन्स इज़ रियली वेल, एटलीस्ट इन लाहौर। अच्छा, दूसरा आ जाता है जो 3 कैटेगरीज़ हैं हमारी आ जाती है कि अगर मॉब इकट्ठा हो गया कहीं बिला वजह, इट कुड बी फॉर एनी रीज़न, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, व्हाटएवर। अच्छा, सेकंड आ जाता है अगर कोई रोड ब्लॉक हो गई और कंसिस्टेंटली ब्लॉक है। थर्ड एंड फोरमोस्ट आ जाती है किसी रिलीजियस ऑफेंस की कॉल। अच्छा, ये कैटेगरीज कॉल की 15 के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर वो खुद ही कैटेगराइज करके देते हैं। तो वंस अ रिलीजियस ऑफेंस कॉल कम्स यू हैव टू रिस्पॉन्ड ASAP। यस, आपका वो ETA लगता है जो एस्टिमेटेड ट्रैवल टाइम है, यू हैव टू बी देयर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो बेसिकली कॉलर जो है वो अनोनिमस है। वी डिड नॉट प्रोब into who the caller was in the situation because that would have opened another Pandora's box। और जब हम लोग वहाँ चल रहे थे तो आपका टेंशन ऐसी जगहों पे जाना तो ऑटोमेटिकली पुलिस ग्रैब कर लेती कि क्यों आई है पुलिस। एवरीबody asked this question। लोग हमें बता रहे थे अच्छा तुसी उत्थे जाने थोड़ा जी अगे करके, वो जो बुढ़ी वाला मसला हो अगे जाने थोड़ा जी नहीं कर रहा बता। That's the whole point। That's the whole point that I'm trying to make, that when such incidents occur, people who are nearby in the surroundings do not take ownership that somebody is being harassed, that somebody has been labeled as a heretic, कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो काफिर है, या किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उसने नाउज़ुबिल्लाह 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 टचवुड गुस्ताखी की है, कुछ इस तरह की बात। अच्छा, that bothers me that we are living in a society which is this apathetic कि nobody bothered कि हम चेक कर लें कि वो खातून जो है उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो फैक्चुअल है भी या नहीं, कि हम उसको बचा ही लें, हम पुलिस स्टेशन जमा करवा दें, वो लोग इंक्वायर कर लें कि इल्ज़ाम सच्चा है या गलत है। अगर ठीक है इल्ज़ाम तो कानून ने आपके पास एक लॉ दिया है, हम उसको यूज़ करेंगे। हम FIR उस जब आप वहाँ गई तो लगभग कितने लोग मौजूद थे? हमारे लोग जब इस तरह की सिचुएशन में आप जाते हो ना तो एक तो आपका ना I would say कि your survival instinct kicks in। ठीक है, यूँ जिस तरह एक विक्टिम को नहीं याद रहता ना कि बेशक उस जिसने मर्डर किया उसका चेहरा क्या था, उसी तरह उस टाइम आपको ये नहीं होता। It was we could see heads and that is all that I cared about। आप देखते हो कि मॉब है या और आप रास्ते में सोचती भी जा रही थी मुझे बंदे इकट्ठे हो गए। हाँ, एक बंदे इकट्ठे हो गए, that means it's an issue। जब आप हम पहुंचते हो चचड़ी किया ठीक है हजूब है, तो फिर that's when we started pushing people away। So the shutters were down of the shop। There were 2 shutters। एक मेन वाला तो इधर से वो वीडियो बनी है, एक साइड पे था। सही तो हम साइड वाले शटर से अंदर जाते हैं। राइट। तो हम वहाँ देखते हैं कि खातून जो शी इज हडल्ड इन अ कॉर्नर, शी इज क्लिंगिंग ऑन टू हर हस्बैंड। SP साहब इज देयर, 2 SHOs आर देयर, देन वी हैव आवर डॉल्फिन फोर्स के 2 आदमी जो स्टैंडिंग आउटसाइड। हमारे पास कोई बहुत ज्यादा रिजर्व फोर्स नहीं थी। मैं थी, मेरा ऑपरेटर गनमैन था, हम 3 बंदे ये हो गए। SP साहब थे, SP डॉल्फिन के 2 लोग थे और गनमैन। डॉल्फिन के बंदे SHO हैं 2 और उनका एक बंदा है और इतना मॉब था और इतना मॉब है। So we were not a lot of people, so we had like the odds were not in our favor, so we had to be quick, we had to get her out। तो आपको प्रेशराइज मॉब ने करने की कोशिश की? मॉब हमेशा प्रेशराइज करता है। उसके बाद फिर मॉब की जो अपनी साइकी होती है ना, उसको एक ट्रिगर की जरूरत होती है। वो छोटी से छोटी बात भी ट्रिगर कर देगी उसे, बिल्कुल, एंड दे विल एक्ट आउट। तीसरी बात ये कि मॉब के अंदर हमेशा कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो एग्जैसरबेट कर रहे होते हैं, जो जल्दी पे तेल का काम। आपने कभी नोटिस किया होगा जब नारेबाजी होती है, बेशक वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, तो 1 या 2 बंदे होते हैं जो ऊंची आवाज में नारा लगा देते हैं, तो पीछे लोग पीछे लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो खातून ने माफी मांगी वहाँ पे। अच्छा, ये बड़ी एक दिस इज समथिंग दैट इज बीन लेवल्ड अगेंस्ट द पुलिस। सो अच्छा, होता ये है कि जो खातून है ना, उसको हम लोग जब वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो वी जस्ट आई वुड यूज द वर्ड थ्रो या फेंकना, बिकॉज दिस इज व्हाट वी लिटरली डिड टू सेव हर लाइफ। When she was clinging on to us, we took her out। जब हमने गाड़ी में बिठाया तो हम लोगों ने लिटरली उसको we pushed her inside कि she has to be safe। इन बुर्का। हाँ, हमने दरवाज़ा उसका बंद कर दिया। उसका जो कुर्ता था वो हम लोगों ने ऊपर टाई अप किया पहले, निकालने से पहले, बिकॉज अगर टखनों से भी नजर आ जाता ना तो लोगों ने रोला डाल देना था कि नाउ मतलब यू नो स्लोगन स्टार्ट हो जाने थे, बिकॉज यू नीड अ ट्रिगर। फिर हमने उसके बाल टाई किए उससे पहले, सर पे चादर दी, बुर्का डाला और फिर हम लोग लेके गए। और फिर आपने कुछ उस मॉब से एड्रेस भी किया कि आपको हमारे पे ट्रस्ट होना चाहिए? पहले किया, मॉब से एड्रेस मैंने पहले किया, उसके बाद हम औरत को लेके गए। तो उस औरत की क्या उस वक्त फीलिंग्स थी? She was clinging on to us like a baby. My mother said that she was clinging on to you like a baby.
लाइक यू यूज्ड टू क्लिंग ऑन टू मी व्हेन यू वर अ चाइल्ड। तो उसके अल्फाज यही थे कि ये मुझे मार देंगे, मुझे मेरे खामन से अलग ना करें। हमने कहा कि आपके खामन से आपका अलग होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वरना वो आप दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इट वाज बेटर टू टू कट अ लिम, यू हैव टू सेव टू सेव अ लाइफ, यू माइट हैव टू कट अ लिम, राइट। तो दैट वाज द स्ट्रेटजी। वी गेव द हस्बैंड टू अनदर एसएचओ, वी टोल्ड हिम कि जिस तरह हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर, आपने हस्बैंड को दूसरी तरफ से लेके निकल जाना है क्योंकि मॉब की अटेंशन हमारी तरफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कानूनी कार्रवाई इस पे कुछ हो रही है? बेसिकली जहाँ तक माफ़ी की बात है और आपने वो की, अच्छा उस पर आते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने जब खातून को एक सेफ लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट कर दिया और बाद में हम वापस आए और हमने कुर्ता दिखाया और हमने कहा देखें केस पे क्या है हाँ। और इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने कहा हम अपने उलमा को बुलाएंगे। अच्छा। उनके उलमा आए, उन्होंने कहा जी इस पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, खातून की नीयत देख लेते हैं। अच्छा। ठीक है, नीयत जज कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर हमने कहा कि हम अच्छा, ये डिसाइड हो गया कि देयर इज नथिंग। इचरा में डिसाइड हुआ, पुलिस स्टेशन के अंदर, उस जगह पे नहीं। अच्छा। उस टाइम तक हम खातून को किसी सेफ लोकेशन पर ले जा चुके थे। फिर हमने कहा कि 4 लोग होंगे, यू कैन चूज द मैन दैट यू वांट टू कम विद अस। तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया, फिर हम उन्हें लेके गए उधर पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद खातून से हमने इजाज़त ली पहले। वी आस्क्ड फॉर कंसेंट वेदर शी इज़ कंफर्टेबल टू सी टू मीट दोज पीपल और नॉट। शी सेड दैट शी हैज़ नो इशू विद इट। दैट्स व्हेन वी आस्क्ड द वुमन टू मीट द मैन। और उसके बाद फिर whatever ensued, the police just said that this is the incident that happened. It happened because of misinformation, and this is what the woman is going to say because this is what she said that she would be saying. Is why I said what I said. सही। So this is how it ensued. आर्मी चीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी। उन्होंने भी अप्रिशिएट किया आपको। और सऊदीया जा रही हैं आप फैमिली के साथ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज जी, पूरी फैमिली के साथ आप जा रही हैं हज करने के लिए, शाही मेहमान बनने जा रही हैं जी। चलें, ज़बरदस्त। एक बार फिर से हम आपकी जो जुर्रत है, बहादुरी है, पूरी कौम उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है और हमें आप जैसे ऑफिसर्स की, आप जैसी पर्सनालिटीज़ की यकीनन पुलिस को, इस सोसाइटी को यकीनन ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी। उम्मीद है आप आगे भी ऐसे ही इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए ऐसे ही अपना परफॉर्म करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी शहरबानो साहिबा मेरे साथ ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।